हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर्स टेक इट इजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हिस्ट्री मॉड्यूल पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं और आज हम लोग एंग्लो मराठा वार के बारे में बात करेंगे। हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं बंगाल के बारे में और मैसूर के बारे में और जो इसके पहले का डेवलपमेंट है, तो मराठों के बारे में जानते हैं। तो अगर बंगाल उनके ब्रिटिश कंपनी के लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था और उनके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मराठों का जो सप्रेशन था वो उनके लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था कि मुगल पावर के डिक्लाइन के बाद केवल मराठे एक ऐसे पावर थे जो एक रीजनल पावर की हैसियत रखते थे और अंग्रेजों को कुछ हद तक मुकाबला करने की दमखम रखते थे। तो इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि मराठों का दमन बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जैसे हर परिवार हर समाज में होता है कि पारिवारिक झगड़े होते हैं और परिवार के लोग कई बार उनको अपने आप में ही सुलझा लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक झगड़े सुलझाने के लिए वो किसी थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेते हैं और कई बार वो थर्ड पार्टी न्यूट्रल होके वर्डिक्ट करती है और कई बार ऐसा भी होता है कि उन पारिवारिक झगड़ों पे अपने उसको जो मौका मिलता है उसमें वो अपना ही उल्लू सीधा करना शुरू कर देता है। ब्रिटिश कंपनी तो इसकी फिराक में हमेशा से थी कि किस तरह वो इनके कोई बहाना मिले इनसे लड़ाई शुरू करने का, इनके बीच में छेड़खानी करने का, और वो जो बहाना है वो मराठों ने खुद ही दे दिया। आइए समझते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पहले आप देखोगे कि जो मराठे हैं वो छोटे छोटे मराठे सरदार हुआ करते थे, जिसमें आपके देशमुख हो गए, देश पांडे हो गए, गायतोंडे हो गए, भोसले हो गए, ये छोटे छोटे मराठे सरदार हुआ करते थे। धीरे धीरे होता क्या है कि इनमें से जो भोसले डायनेस्टी है जो नागपुर में रूल करती थी वो सत्ता में आती है और भोसले डायनेस्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं वो साहू जी माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, साहू जी ने जब भोसले डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया तो पेशवा का पद तब से ही है, लेकिन तब पेशवा एक छोटा मंत्री हुआ करता था, वो कोई बहुत बड़ा मंत्री नहीं हुआ करता था। तो आइए देखते हैं। तो भोसले डायनेस्टी मराठों सरदारों में से सबसे इंपॉर्टेंट बन के आया और उसको इस्टेब्लिश किया साहू जी ने। साहू जी के जो बेटे थे उनका नाम था शिवाजी। तो ये सत्ता जो आई, छत्रपति कौन बने? तो मराठों में जो सबसे प्रमुख होता था उसे छत्रपति कहा जाता था। तो पहले छत्रपति कौन बने? साहू जी। दूसरे छत्रपति कौन बने? छत्रपति शिवाजी बोला जाता है। और शिवाजी के बाद कौन आया? संभाजी आए। ठीक है, संभाजी के फिर दो बेटे थे। संभाजी के दो बेटों में कौन है? एक है राजा राम और एक है साहू सेकंड। अब आप देखोगे कि जो साहू सेकंड है संभाजी के बेटे, ये मुगलों ने इनको कैद कर लिया था। जब मुअज्जम सत्ता में आता है, औरंगजेब का जो बड़ा बेटा होता है, राइट, जिसे बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है, जब वो सत्ता में आता है तो वो मराठों के प्रति मित्रता की नीति अपनाता है और संभाजी जो होते हैं वो मुगलों के कैद से छूट जाते हैं। तो अब आप देखो कि सत्ता के दो दावेदार हैं। संभाजी के दो बेटे हैं, राजा राम और साहू सेकंड। साहू सेकंड मुगलों के कैद से छूट के आ चुके हैं, तो सत्ता पे वो अपनी दावेदारी करते हैं। लेकिन राजा राम की डेथ हो जाती है, तो राजा राम की जो पत्नी होती है ताराबाई, वो अपने माइनर सन, छोटा बच्चा है उनका जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, वो शिवाजी सेकंड को गद्दी पे बिठा के और स्वयं शासिका बनना चाहती है, लेकिन उसको दावेदारी में चैलेंज करते हैं साहू सेकंड। तो साहू सेकंड को जो सपोर्ट मिलता है वो बालाजी विश्वनाथ का होता है। तो आप देखोगे कि छोटे छोटे और जो मराठा सरदार थे वो क्या कर रहे थे? वो अपनी बार्गेनिंग कर रहे थे कि जैसे जब वो जाते साहू सेकंड के पास तो कहते कि अगर आप हमको बेटर सुविधाएं और ज्यादा पैसा देने के लिए बोले, ज्यादा हमको अधिकार देने के लिए बोले, तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आपसे बढ़िया ऑफर तो हमको ताराबाई दे रही है। तो इस तरह से अफरा तफरी का दौर था और मराठे जो छोटे छोटे मराठी सरदार थे वो इन लोगों से अपनी सौदेबाजी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अपनी अपनी ताकत मजबूत करने के लिए अब इन लोगों का हमारी बहुत आवश्यकता है। इसी बीच में एक नेता उभर के आता है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? ये जो छोटे छोटे मराठे सरदार बहुत होशियारी कर रहे थे, उसने क्या किया? चाणक्य नीति अपनाई, साम दाम दंड भेद। जो जिस तरह से मान सकता था उसको उस तरह से मनाया और ज्यादातर मराठा सरदारों को किसके फेवर में कर दिया? साहू द्वितीय के फेवर में कर दिया। जब ज्यादातर मराठे सरदार साहू द्वितीय के फेवर में आ गए तो साहू द्वितीय का पलड़ा क्या हो गया? भारी हो गया। फाइनली संभाजी के बाद फिर कौन छत्रपति बन गया? साहू सेकंड।
और पेशवा कौन बनाया गया? पेशवा बनाया गया बालाजी विश्वनाथ। तो ध्यान रखना है, पेशवा का पद पहले से चला आ रहा है, लेकिन जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनता है तो कहा जाता है कि वास्तव में जो सत्ता थी वो पेशवा के हाथ में थी। छत्रपति तो कुछ इस तरह से था जैसे आज हमारे देश में राष्ट्रपति है। हमारे देश में आज अगर वास्तविक सत्ता किसी के हाथ में मानी जाती है तो प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति तो छाया मात्र होता है। इसी तरह सत्ता का केंद्र बिंदु उभर के कौन आता है? बालाजी विश्वनाथ, और जो छत्रपति बनाया गया वो साहू शेकन। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण पद बन गया वो पेशवा ही बन गया। छत्रपति का तो लोगों ने नाम ही जैसे लेना बंद कर दिया। तो आगे आप देखोगे कि यहां तक जो मैंने आपको एरो दिखाए वो क्या है? छत्रपति का मैं दिखा रहा हूं पद कैसे ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बना 1713 से 1720 के बीच में, उसके बाद जो आगे डिस्कशन का हमारा मेन पॉइंट हो जाता है वो पेशवा। बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा होता है बाजीराव फर्स्ट, ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेशन। मराठा संघ का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव फर्स्ट है, और 1720 से 1740 तक ये पेशवा रहा। क्यों इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? आपने जो मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, वो यही है, बाजीराव फर्स्ट है, और इसने पुर्तगालियों को भी हराया, इसने निजाम को भी हराया, इसने बुंदेलखंड की विजय भी की, और बहुत सारी विजय हासिल करने के कारण इसने मराठा साम्राज्य को लगातार विस्तार दिया। इसलिए कहा जाता है कि बाजीराव फर्स्ट जो है, जो कि बालाजी विश्वनाथ का बेटा है, वही मराठा संघ का वास्तविक संस्थापक है। वैसे तो साहू जी माने जाते हैं, लेकिन रियल फाउंडर बाजीराव फर्स्ट है, जो कि 1720 से 1740 तक पेशवा रहा। अब बाजीराव फर्स्ट के बाद उसके दो बेटे होते हैं, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। तो कोई एक ही पेशवा बनेगा, तो पेशवा बनाया गया बालाजी बाजीराव को। ये बात रघुनाथ राव को पसंद नहीं आई, लेकिन चलिए भाई के लिए उसको सत्ता छोड़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, ठीक, उसने छोड़ दिया। लेकिन बालाजी बाजीराव के बाद में इसको मौका ना देकर बालाजी बाजीराव के बेटे माधव राव को पेशवा बना दिया गया। ये बात रघुनाथ राव को बहुत नागवार गुजरी और उसने माधव राव को मारने का भी प्रयास किया। ये बात अलग है कि इसके अटैक से माधव राव नहीं मरा, उसको टीबी हो जाती है, क्षय रोग से माधव राव मर जाता है। तब लगता है रघुनाथ राव को कि अब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन फिर क्या हुआ, माधव राव का एक छोटा बच्चा होता है नारायण राव, ठीक है, माइनर सन है, अभी ये वयस्क नहीं हुआ है, उसको गद्दी पे बिठा के और वास्तविक सत्ता आ गई वो नाना फडणवीस के हाथ में आ गई। तो जिस तरह साहू द्वितीय के समय वास्तविक सत्ता बालाजी विश्वनाथ के पास थी, उसी तरह माधव राव के बच्चे नारायण राव को सत्ता पर बिठा के और उसका जो संरक्षण की भूमिका में आ गया वो नाना फडणवीस आ गया। ये बात अब रघुनाथ राव से सही नहीं गई कि मैंने भाई के लिए सत्ता छोड़ी, भाई के बेटे के लिए सत्ता छोड़ी, अब भाई के बेटे के लिए मैं सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को पेशवा बनाने की हेल्प के लिए वो ब्रिटिश कंपनी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही ब्रिटिश कंपनी के पास पहुंचता है, ब्रिटिश कंपनी तो इसका इंतजार ही कर रही थी कि आप आइए और हमको आपके अपनी लड़ाई में बीच बचाव का मौका दीजिए, उसके बाद ही हम अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो जैसे ही रघुनाथ राव ब्रिटिश कंपनी के पास जाता है, यहीं से एंग्लो मराठा वार या आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो यहीं से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो कि 1775 से 82 तक चला। और इसमें फिर क्या हुआ, जैसे ही रघुनाथ राव ब्रिटिश के पास गया, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के पास गया, बॉम्बे, खास करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास गया, तो वहीं पे एक ट्रीटी 1775 में साइन की जाती है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सूरत। जब ट्रीटी ऑफ सूरत साइन हुई तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और किसके बीच साइन हुई, रघुनाथ राव के बीच। इसके पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया था कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी होंगी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आएंगी। इसका मतलब हुआ कि मद्रास और बॉम्बे कोई भी बड़ा डिसीजन बिना बंगाल के परमिशन के नहीं ले सकते, और तो फिर ये ट्रीटी ही गलत है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी ने कहा कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत हुई है रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच, हम इसको इलीगल मानते हैं, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास ये राइट ही नहीं कि वो ट्रीटी कर पाए, रेगुलेटिंग एक्ट उनको ये अथॉरिटी नहीं देता है। तो फिर ये हो कि भाई आगे क्या हो, तो बंगाल प्रेसिडेंसी ने कहा ट्रीटी हमारे साथ करिए। तो फिर 1776 में ट्रीटी ऑफ
पुरंदर साइन की गई बिटवीन रघुनाथ राव एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इस बात को, ये बात नागवार गुजरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, और मराठे भी जानते थे कि रहना तो उनको महाराष्ट्र और आसपास के रीजन में है, मराठा रीजन में है, फिर वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी को नाराज करके सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी का भी विरोध हुआ। तो 1776 में फिर एक ट्रीटी हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वडगांव, और ये फिर से हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी और रघुनाथ राव के बीच। यही सब चल ही रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 ट्रीटी हो रही हैं। एक आपका ट्रीटी ऑफ सूरत है 1775 में बिटवीन रघुनाथ राव एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। दूसरी हुई है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 बिटवीन रघुनाथ राव एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। और जो नेक्स्ट ट्रीटी हुई है ये हुई आपकी ट्रीटी ऑफ वडगांव, और ये आपकी हुई है रघुनाथ राव एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्योंकि रघुनाथ राव को भी पता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को नाराज करके हमारा काम चल नहीं सकता, चूंकि रहना तो हमको इसी रीजन पे। तो ट्रीटी पे ट्रीटी हो रही है, और जो ब्रिटिश हासिल करना चाह रहे थे वो ब्रिटिश को हासिल नहीं हो रहा है। तो इसी बीच क्या किया, ब्रिटिश ने ग्वालियर पे अटैक कर दिया, और ग्वालियर में जो रूल करते थे वो थे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी परिवार से आता है, ये जो इस समय कांग्रेस छोड़ के एमपी में आ गया है। ठीक है, तो जब ग्वालियर पे अटैक किया ब्रिटिश कंपनी ने, तो सिंधिया ने पूछा कि भाई हमसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, हम इतने दिन से ये रघुनाथ राव यानी भोसले डायनेस्टी और ब्रिटिश कंपनी के बीच में संधि पे संधि हो रही है, कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं मिल पा रहा है। तो फाइनल ये हुआ कि सिंधिया के बीच बचाव के बाद में आखिरकार 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, और ट्रीटी ऑफ सालबाई के द्वारा, जो कि 1782 में हुई, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो जाता है, और ब्रिटिश कंपनी ने मराठों से यानी रघुनाथ राव से ये या पेशवा से ये प्रॉमिस लिया कि अब हम दोनों लोग फ्रेंड हो गए हैं, और अब हमारा जो कॉमन इनेमी है दैट इज हैदर अली, उसके खिलाफ हम लोग युद्ध करेंगे। याद करें जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ था, और इस युद्ध में हैदर अली मारा गया था, उसकी शक्ति को तोड़ दिया गया था। कैसे? इस सालबाई के संधि के द्वारा मराठों को अलग कर दिया गया, और गुंटूर देने का लालच देके निजाम को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का युद्ध हो जाता है। ठीक, अब इसी दौरान क्या हो रहा है, आप देखोगे कि आगे चल के रघुनाथ राव की फैमिली से ही एक बच्चा, ठीक है, रघुनाथ राव की फैमिली से एक बच्चा है बाजीराव सेकंड, ये पेशवा बनता है। ठीक, और इसके बारे में कहा जाता है ये बहुत ही डरपोक और कायर किस्म का इंसान था, लेकिन मराठों के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं हुए हैं। तो अब हम लोग इंटर करेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार पे। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1806। तो इसी बीच आप क्या देखोगे कि ये जो बाजीराव सेकंड है, एक तो ये बहुत ही डरपोक और कायर है, कमजोर है, तो इसको हराना ब्रिटिश के लिए या इसको तोड़ना बहुत आसान है। दूसरा, मराठों के बीच में अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे। तो हम ये समझ ले कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध के कारण क्या थे। तो उसमें कारण में आप कह सकते हो कि बाजीराव सेकेंड हु बिकेम द पेशवा वाज वेरी कवर्ड पर्सन, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा बना बहुत कायर व्यक्ति था। सेकेंड, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मराठा चीफ्स, मराठा सरदारों के आपसी झगड़े। ठीक है, अब इसी थर्ड क्या हुआ इसी दौरान
कि ये जो बाजीराव सेकंड है, इसने जो होलकर डायनेस्टी थी, भाई मैंने आपको बताया ना मराठों में कई थे, जैसे आपके सिंधिया हो गए, ग्वालियर में रूल करते थे, जो भोसले थे वो नागपुर से रूल करते थे, जो सिंधिया थे वो ग्वालियर से करते थे, और जो गायकवाड़ थे वो इंदौर से करते थे। तो मराठों में ये 4 बड़े आपकी डायनेस्टी थी। तो इसी बीच क्या होता है कि ये जो बाजीराव सेकंड है, इसने क्या किया, होलकर डायनेस्टी जो कि इंदौर में रूल करती थी, उनके प्रिंस को मार दिया, उनके राजकुमार को मार दिया, और मार के अब ये डर गया, डर के भाग गया। और डर के भागेगा कहाँ, जो इसको बचा सकते हैं। तो मराठों के खिलाफ इसको कौन बचा सकता था, ब्रिटिश कंपनी बचा सकती थी। जब ये भाग के ब्रिटिश कंपनी के पास गया तो इसने ट्रीटी की, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बेसीन। ध्यान रखना है कि जब इसने होलकर के प्रिंस को मारा, बाजीराव सेकंड ने जब किल कर दिया किसको, होलकर के प्रिंस को, तो ये भाग के गया कहां पर, ब्रिटिश के पास, और ब्रिटिश से इसने ट्रीटी साइन की जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ बेसीन, बेसीन की संधि। और ये जो संधि हुई है ये आपकी दिसंबर 1802 में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार है वो कब से कब है, 1803 से 1806, और जो पहला था वो कब से कब था, 1775 से 1782। तो जो ट्रीटी ऑफ बेसीन है ये किसी एंग्लो मराठा युद्ध का हिस्सा नहीं है, चूंकि जो द्वितीय वाला शुरू हुआ है वो 1803 से हुआ है। ये जो 1802 की ट्रीटी ऑफ बेसीन है, इट वाज अ काइंड ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ध्यान रखना है, मराठों में अगर किसी ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए तो वो कौन थे, वो आपके पेशवा थे। और कौन था उस समय पेशवा, बाजीराव द्वितीय। जब ये अपने लोगों के खिलाफ, भाई मराठे आपस में लड़े, ठीक है, भाई भाई लड़ते हैं, जब ये अपने लोगों के खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांगने गया, ये बहुत ही इंसल्टिंग था बाकी मराठों के लिए। तो बाकी जो मराठा थे, जैसे गायकवाड़ हो गए, सिंधिया हो गए, भोसले हो गए, इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस पगले से तो हम निपट ही लेंगे, लेकिन हम ब्रिटिश कंपनी से भी अब निपट लेंगे। यहीं से शुरुआत हो जाती है सेकेंड एंग्लो मराठा वार की। लेकिन ये ब्रिटिश कंपनी ने बहुत होशियारी की। होशियारी क्या की, ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे इनकी आपस की जो दूरियां हैं वो मिटे और ये यूनाइट होकर ब्रिटिश कंपनी से लड़े। और इन लोगों ने भी ये गलती की कि जब आप एक माइटी पावर से लड़ते हैं तो आपको अलग अलग होकर नहीं, एक साथ होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप एक साथ लड़ते हैं आपकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और दुश्मन पे आप कहीं ज्यादा खतरनाक हमला कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इंडिविजुअल होकर लड़े। इंडिविजुअल होकर कैसे लड़े, 1802 में पेशवा ने तो सरेंडर कर दिया है ट्रीटी ऑफ बेसीन के द्वारा, चूंकि सहायक संधि किया है, और सहायक संधि तो गुलामी वाली संधि थी। क्यों गुलामी वाली थी, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। 1803 में फिर क्या होता है कि ये जो भोसले है, ये भोसले साइन करता है ट्रीटी ऑफ देव। जब भोसले लड़ाई करते हैं ब्रिटिश कंपनी के साथ, ये डिफीट कर जाते हैं और भोसले जो ट्रीटी ऑफ देवगांव है उसके द्वारा संधि कर लेते हैं ब्रिटिश कंपनी से। इसके बाद लड़ते हैं आपके सिंधिया 1804 में। 1804 में जब सिंधिया लड़ते हैं, सिंधिया भी हार जाते हैं ब्रिटिश कंपनी से, और ये लोग ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरजी अर्जनगांव। इसके बाद 1805 में होलकर लड़ते हैं और होलकर भी हार जाते हैं, और होलकर जो ट्रीटी करते हैं वो ट्रीटी ऑफ राजघाट होती है। तो ध्यान रखना है कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार है उसमें बेसिकली 3 युद्ध लड़े गए। कौन कौन, जो पहला हुआ भोसले और ब्रिटिश कंपनी के बीच, वो आपका जो एंड हुआ वो हुआ है आपका ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ देवगांव, और ये आपका हुआ है 1803 में। फिर 1804 में सिंधिया लड़ते हैं, और सिंधिया भी ब्रिटिश कंपनी से अकेले लड़ते हैं और हार जाते हैं, और ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ राजघाट, सॉरी ट्रीटी ऑफ सूरजी अर्जनगांव, ट्रीटी ऑफ सूरजी अर्जनगांव। इसके बाद 1805 में होलकर लड़ते हैं ब्रिटिश कंपनी से, और ये भी हार जाते हैं, और ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ राजघाट। और इस तरह आपने देखा कि ब्रिटिश कंपनी ने एक एक करके इन सारे जो भी ब्रिटिश पावर थे इनको हरा दिया, और 1806 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार का युद्ध हो जाता है।
इसी दौरान आप क्या देखोगे कि ब्रिटिश ने इनकी सत्ता को तो तोड़ दिया, लेकिन अभी आप क्या हो रहा है देखोगे कि ब्रिटिश कंपनी ने इन लोगों से अलग अलग ट्रीटी किया था। लेकिन इधर एक और डेवलपमेंट होता है और 1813 में चार्टर एक्ट आता है। इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, ये कहा जाता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली का राइट है वो समाप्त किया जाता है, सिवाय चाय का व्यापार और जो चीन के साथ व्यापार करते हैं इसके सिवा जितना भी एकाधिकार है ब्रिटिश कंपनी का वो समाप्त होता है। यानी अब ब्रिटिश कंपनी रियलाइज करती है कि हमें अपना ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाने के लिए बड़े मार्केट की जरूरत है, तो हमको इन छोटू लोगों से अलग अलग ट्रीटी ना करके ये पूरा मराठा क्षेत्र ही अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। तो यानी कि अब उनको इस पूरे रीजन को जीतना है, उसको बहाने ढूंढ रहे हैं फिर से युद्ध करने का कि हम किस तरह से अब दोबारा युद्ध शुरू हो ताकि इस पूरे क्षेत्र को ही अपने कब्जे में कर लें। और यहां से शुरुआत होगी थर्ड एंग्लो मराठा वार की। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।